Good morning, all of you. My name is Virendra Dhakar, and today we read about our chapter 3, lecture 3 in subject wind and seismic analysis. तो कल हमने जो जहाँ तक पढ़ लिया था वो था, कल हमने लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर्स के बारे में देख लिया था कि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है। आज हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेम बेयरिंग फ्रेम स्ट्रक्चर। तो हमारी हेडिंग क्या रहेगी? हमारी हेडिंग रहेगी आज की डिफरेंस बिटवीन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेम स्ट्रक्चर। आज हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के अंदर और फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में मैंने बताया था क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है बीम, कॉलम और स्लैब का, और फ्रेम स्ट्रक्चर में भी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ही होता है। सॉरी, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में फ्रेम, बीम, कॉलम नहीं होते, हैवी मैशनरी वॉल्स होती हैं जो ब्रिक या स्टोन की होती हैं लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में। फ्रेम में बीम, कॉलम और स्लैब का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो इन दोनों में अंतर है। हम एक तरफ तो लिख लेते हैं यहाँ पर, वन साइड तो हम लिख लेते हैं कंपोनेंट, उसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पे लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, और एक हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्या, फ्रेम स्ट्रक्चर। अब हम इन तीनों के लिए अंतर देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंट्स की। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पर जो हम सबसे फर्स्ट बात करेंगे वो करेंगे कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? तो कंपोनेंट्स की अगर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के अंदर बात करें तो जैसा मैंने अभी बताया किस किस से मिलकर बना होता है, हैवी मैशनरी वॉल्स ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। इसमें क्या आएगा, हैवी मैशनरी वॉल्स, किसकी, ब्रिक की या स्टोन। तो कंपोनेंट लोड बेयरिंग का पहला कंपोनेंट क्या होगा, कंपोनेंट कि वो हैवी मैशनरी वॉल्स होंगी ब्रिक या स्टोन की। और फ्रेम के अंदर क्या बताया था मैंने, कॉम्बिनेशन ऑफ बीम, कॉलम एंड स्लैब। इसके अंदर क्या क्या होंगे, बीम होंगे, कॉलम होंगे और एंड स्लैब। इसका कॉम्बिनेशन जो होगा वो क्या कहलाएगा, फ्रेम स्ट्रक्चर। दूसरी हम बात करते हैं किसकी, कंपोनेंट के बाद हम बात करते हैं किसकी, लोड ट्रांसफर पाथ की। उसके बाद हम बात करते हैं लोड ट्रांसफर पाथ। लोड ट्रांसफर पाथ किस तरह होता है, तो इसमें से तो कैसे होता है, लोड बेयरिंग में स्लैब किसको देती है, वॉल को, और वॉल किसको देती है, फुटिंग को। स्लैब टू वॉल एंड वॉल्स टू फुटिंग। स्लैब टू वॉल, वॉल्स, और वॉल्स टू फुटिंग। इस तरीके से चलता है, स्लैब वॉल्स को देगी और वॉल्स फुटिंग को देगी। लेकिन जो फ्रेम स्ट्रक्चर में उसमें स्लैब देती है बीम को, बीम देता है कॉलम को, और कॉलम देती है फुटिंग को। स्लैब तो देती है किसको, बीम को। बीम किसको देता है अपना लोड, कॉलम को। और कॉलम अपना लोड किसको देता है, कॉलम अपना लोड देता है किसको, फुटिंग को। तो इस तरीके से जाता है इसके अंदर, स्लैब टू बीम, बीम टू कॉलम, एंड देन कॉलम टू फुटिंग। फिर आते हैं रेजिस्टेंस टू अर्थक्वेक। थर्ड पॉइंट हमारा जो इसमें थर्ड पॉइंट है वो है रेजिस्टेंस टू अर्थक्वेक। अगर हम रेजिस्टेंस टू अर्थक्वेक की बात करें
तो जो लोड बेयरिंग होता है, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, वो पुअर रेजिस्टेंस होता है, पुअर रेजिस्टेंस। और जबकि जो फ्रेम स्ट्रक्चर है हमारा, वो मोर रेजिस्टेंस होता है, वो मोर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस टू अर्थक्वेक को लेके थे। उसके बाद चलते हैं हम थिकनेस ऑफ वॉल, चौथा पॉइंट है हमारा थिकनेस ऑफ वॉल। थिकनेस ऑफ वॉल की अगर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में बात करें तो वॉल्स आर थिकर होती हैं और उसमें थिनर होती हैं। यहाँ पे तो कैसी होंगी, THICKER, इसमें तो कैसी होंगी, थिकर होंगी, और इसमें थिनर होंगी, इसमें कैसी होंगी, थिनर होंगी। मतलब अगर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है, इसमें हम बात कर रहे हैं वॉल्स की, तो यहाँ पर इस तरीके से डबल ब्रिक की वॉल होगी। ठीक है, डबल ब्रिक की वॉल, जिसकी हम चौड़ाई अगर कंट्री के हिसाब से मेजर करें तो ब्रिक की कितनी होती है, 9 इंचेस। ठीक है, और अगर इधर बात करें थिनर का मतलब सिंगल ब्रिक वॉल होगी, सिंगल, जो कैसे फेस से, ऐसे, जो हम इंडियन जो कंट्री वॉल की जो साइज होती है वो कितनी होती है, 3 इंचेस। तो इसमें तो होगी डबल ब्रिक, इसमें होंगी सिंगल ब्रिक। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं थिकनेस के बाद कारपेट एरिया। कारपेट एरिया को किस तरीके से दोनों में देखा गया है, उसके बाद हम चलते हैं किस पे, कारपेट एरिया पे। तो देखो, कारपेट एरिया के बारे में अगर मैं लिखूं, पांचवा पॉइंट हम बात कर रहे हैं कारपेट एरिया। इसमें तो लेस अवेलेबल और इस पे मोर अवेलेबल। लेस और मोर आप लोग समझ ही गए होंगे किस तरीके से, कि देखो अगर ये थिकनेस ऑफ वॉल ज्यादा है तो एरिया क्या मिलेगा, कम, रूम का जो भी एरिया होगा वो कम मिलेगा। और अगर वॉल्स की थिकनेस कम है तो रूम का एरिया क्या बनेगा, ज्यादा। तो रूम का एरिया क्या होता है, कारपेट एरिया ही होता है एक तरीके से। ठीक है, बात करते हैं स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन की। उसके बाद हम बात करते हैं स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसमें टाइम लगता है ज़्यादा और इसमें टाइम लगता है कम। फ्रेम स्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन की जो स्पीड होती है वो, सॉरी उल्टा लिख दिया, इसमें होती है लेस और इसमें होती है मोर। कंस्ट्रक्शन की अगर स्पीड को देखा जाए कि सब, इसमें तो ज़्यादा टाइम लगता है और इसमें कम टाइम लगता है। इनको कंस्ट्रक्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है और फ्रेम स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट करने में कम टाइम लगता है। उसके बाद बात करें मटेरियल रिक्वायर्ड, लास्ट पॉइंट जो हमारा इनमें मटेरियल रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो इसमें मोर मटेरियल और इसमें लेस मटेरियल। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर में किस तरीके से डिफरेंस रख के याद कर सकते हैं कि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है और फ्रेम स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो इस तरीके से हम दोनों के पॉइंट बना के ज़्यादा इजीली तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है विंड एंड सिस्मिक एनालिसिस के अंदर, वो है कि लेटरल लोड रेजिस्टेंस एलिमेंट क्या होते हैं, उनको किस तरीके से डिफाइन किया गया है, किस तरीके से उनको पार्ट्स में बांटा गया है, कितने पार्ट्स होते हैं, उन सब के बारे में देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है लेटरल लोड रेजिस्टिंग एलिमेंट।
लेटरल लोड रेजिस्टिंग एलिमेंट्स की हम बात करने वाले हैं। लेटरल लोड रेजिस्टिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से होते हैं और वो किस तरह वर्क करते हैं। तो देखो, लेटरल का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी की पोजीशन और जो सरफेस है उसका, जहाँ पर वो लोड लग रहा है, वो लोड उस सरफेस के कैसे परपेंडिकुलर है, वो होता है लेटरल। और अगर जब हम ऐसे लगाते हैं तो ये होता है हॉरिजॉन्टल। तो हम लेटरल लोड रेजिस्टेंस एलिमेंट्स देखेंगे कि लेटरल किस किस तरीके से होते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, किस तरीके से इनका बिहेवियर रहता है और किस तरीके से ये काम करता है। तो देखो, द डायनेमिक बिहेवियर ऑफ स्ट्रक्चर्स अंडर अर्थक्वेक एक्शन, द डायनेमिक बिहेवियर ऑफ स्ट्रक्चर्स dynamic behavior of structures under earthquake actions is dependent upon the dependent upon the lateral load resisting systems, lateral load resisting system। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं इसके अंदर, टू अचीव सेटिस्फैक्ट्री सिस्मिक परफॉर्मेंस बेसिकली द स्ट्रक्चर सिस्टम शुड पोजेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब लेटरल लोड को रजिस्ट करने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए किसी भी स्ट्रक्चरल सिस्टम की, वो देखेंगे। तो क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चर्स टू कैरी, properties of structures to carry lateral loads को कैरी करने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सबसे पहली एडिक्वेट स्टिफनेस होनी चाहिए उसके अंदर, एडिक्वेट स्टिफनेस की बात करते हैं, स्टिफनेस होनी चाहिए और एडिक्वेट स्ट्रेंथ होनी चाहिए। एडिक्वेट स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए उस स्ट्रक्चर की। सी, थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं, हाई डक्टाइल होना चाहिए, हाई डक्टाइल और हाई डंपिंग होना चाहिए, हाई डैम्पिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसकी। और उसके बाद हम बात करते हैं, कितने हो गए, 4 हो गए। एक हम बात करते हैं हाई स्टेबिलिटी होनी चाहिए, हाई स्टेबिलिटी होनी चाहिए और हाई रिडंडेंसी होनी चाहिए। तो ये 6 तरीके की प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी भी मटेरियल के अंदर होनी चाहिए ताकि वो लेटरल लोड्स को क्या कर सके, रेजिस्ट कर सके। उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए उस मटेरियल की या उस स्ट्रक्चर की जो हम यूज़ में देने वाले हैं। क्या क्या है, पहली है एडिक्वेट स्टिफनेस, दूसरी है एडिक्वेट स्ट्रेंथ, फिर है हाई डक्टाइल, हाई डैम्पिंग, हाई स्टेबिलिटी और हाई रिडंडेंसी। ये प्रॉपर्टीज उसकी होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि अब कौन कौन से वो स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं और कैसी उनकी शेप होती है, किस तरीके का उनका डायग्राम होता है।
लोड ट्रांसफर की तो हम बात कर ही चुके लेटरल में, दोनों तरीके से फ्रेम की भी कर चुके और उसकी भी कर चुके। अब हम बात करते हैं लेटरल लोड रेजिस्टिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। लोड रेजिस्टिंग एलिमेंट्स, इसमें जो फर्स्ट होता है, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली लेटरल लोड रेजिस्टिंग एलिमेंट माना जाता है किसी भी स्ट्रक्चर का, वो फर्स्ट कॉमनली स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, कॉलम, या इसको आप कैंटिलीवर कॉलम भी बोल सकते हैं। कॉलम लिख लीजिए। कॉलम क्या होता है, इस तरीके से ये कॉलम। अच्छा, कॉलम तो बोलते हैं अगर आरसीसी में यूज हो रहा है तब तो कॉलम बोलेंगे, और अगर स्टील में यूज हो रहा है तो उसको बोलते हैं स्ट्रट। क्या बोलते हैं, स्ट्रट। तो जहाँ भी आरसीसी की बात होगी तो विंड सिस्मिक एनालिसिस में हम आरसीसी के कॉलम की बात कर रहे हैं, तो इसको आरसीसी में इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। तो कॉलम क्या होता है आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो पहला जो लेटरल लोड रेजिस्टिंग एलिमेंट है वो है कॉलम। जब हम बात करें दूसरे की, तो दूसरा होता है अनब्रेस्ड फ्रेम। अनब्रेस्ड फ्रेम किस तरीके का होता है, देखो हम बात करते हैं अनब्रेस्ड फ्रेम। हाइट एच है, मान लिया ये दो कॉलम है, ये C1 और ये C2, और ये दोनों कॉलम आपस में किससे कनेक्टेड है, एक ये क्या है B में, और ये बीच में जो जगह खाली है ये फ्री स्पान या फ्री स्पेस है बीच में। दो कॉलम्स के ऊपर एक बीम है, इसको बोलते हैं अनब्रेस्ड फ्रेम। अब हम बात करते हैं ब्रेस्ड फ्रेम की। थर्ड जो हमारा होता है हम बात करते हैं ब्रेस्ड फ्रेम क्या होगा। ब्रेस्ड फ्रेम में क्या होगा, बिल्कुल इसी तरीके का स्ट्रक्चर होगा, बस उसमें और इसमें मेन अंतर क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से ये कॉर्नर्स पे तो कैसा होगा, फिक्स होगा, ये भी दो कॉलम होंगे, ठीक है। ये जनरली स्टील में यूज आते हैं ब्रेस्ड फ्रेम, ठीक है। दो ये एंगल होंगे। अब यहाँ पर ये इस तरीके से ही क्या होता है, कनेक्टेड होता है प्लेट्स के थ्रू। आपने बड़ी बड़ी पार्किंग या सेमिनार हॉल्स, ओपन सेमिनार हॉल होते हैं, उनके अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेस्ड फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इनफिल्ड फ्रेम। उसके बाद हम बात करते हैं चौथा इनफिल्ड फ्रेम क्या होता है। तो देखो इनफिल्ड फ्रेम के अंदर क्या होता है, वही एलिमेंट होगा, इसी तरीके से दो फिक्स सपोर्ट होंगे, इन दो फिक्स सपोर्ट के बीच में इस तरीके से दो कॉलम होंगे, वो दो कॉलम एक बीम से कनेक्टेड होंगे, और उसके बीच में इस तरीके से फ्रेम बना हुआ होगा। अब वो फ्रेम किसका हो सकता है, वो कोई पार्टीशन वॉल हो सकती है, या फिर कोई स्टील की प्लेट्स के द्वारा कनेक्टेड हो सकता है, या मैशनरी हो सकती है, और उसको क्या बोलेंगे, इनफिल्ड फ्रेम। फिर हम चलते हैं स्ट्रक्चरल वॉल पे। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है स्ट्रक्चरल वॉल की अगर शेप की बात करें, तो ये जो हमारी होती है ये होती है स्ट्रक्चरल वॉल।
इसके अंदर कुछ भी नहीं। एज डिस्टेंस ये एच हाइट है और यहाँ से यहाँ तक एज डिस्टेंस मान लो। कोई इंटरकनेक्टेड बीम इसके बीम के द्वारा नहीं होते हैं कॉलम, सिर्फ कॉलम ऐसे खड़े होते हैं, बीच में आप मेशनरी वगैरह कर सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। लास्ट जो हमारा पॉइंट होता है सिक्स्थ, वर्टिकल और लेटरल लोड रेजिस्टिंग एलिमेंट्स में, वो होता है स्ट्रक्चरल कोर। लास्ट हम सिक्स्थ की बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल कोर। स्ट्रक्चरल, अब देखो स्ट्रक्चरल कोर किस तरह की होती है। ये होती है स्ट्रक्चरल कोर। स्ट्रक्चरल कोर में क्या होगा, इधर भी वॉल होगी, इधर भी वॉल होगी, ठीक है। ये बीच में ओपन होगा, स्पेस होगा, ट्यूब सिस्टम है एक तरह से ही मान लो आप, और ये इसकी डब्ल्यू होगी और ये इसकी, मतलब चारों तरफ वॉल से सराउंडेड जो एरिया होता है, चारों ओर वॉल से सराउंडेड एरिया जिसके बीच में स्पेस हो, जिसको हम नॉर्मली अगर किसी स्ट्रक्चर से कंपेयर करना चाहें तो वो एग्जांपल हो सकता है हमारा पानी का टैंक, वाटर टैंक। कौन सा? इनर वाटर टैंक, ठीक है। ग्राउंड के अंदर जो इनर वाटर टैंक बनाते हैं वो इस तरीके का बनाते हैं, ठीक है। और ग्राउंड के ऊपर भी बना सकते हैं, रूफ के ऊपर भी। तो स्ट्रक्चरल कोर क्या होगा, दोनों तरफ वॉल होगी, बीच में स्पेस होगा, चारों तरफ वॉल होगी, ठीक है। ये होगा स्ट्रक्चरल कोर। तो इस तरीके से हमने देखा कि वर्टिकल और लेटरल लोड रेजिस्टिंग एलिमेंट्स हैं, उनको 6 तरीके से हम देखते हैं, 6 तरीके की शेप में, जिसमें पहला था हमारा कॉलम, दूसरा है अनब्रेस्ड फ्रेम, तीसरा था ब्रेस्ड फ्रेम, चौथा था इनफिल्ड फ्रेम, पांचवा था स्ट्रक्चरल वॉल और 6 था हमारा स्ट्रक्चरल कोर। उसके बाद हम देखते हैं मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम क्या होते हैं और उनको किस तरीके से हम पढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं किसकी, मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। तो मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, दीज आर द स्ट्रक्चर्स हैविंग द ट्रेडिशनल बीम कॉलम फ्रेमिंग। क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट, कैसे स्ट्रक्चर्स होंगे, हैविंग द ट्रेडिशनल बीम कॉलम फ्रेमिंग, हैविंग बीम एंड कॉलम, हैविंग बीम एंड कॉलम फ्रेम, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये होगा हमारा। सेकंड पॉइंट, दे कैरी द ग्रेविटी लोड्स दैट आर इम्पोज्ड ऑन द फ्लोर सिस्टम। अब ये किसको कैरी करते हैं, दे कैरी द ग्रेविटी लोड्स, दे कैरी द ग्रेविटी लोड्स, और ग्रेविटी लोड्स, ठीक है। उसके बाद द फ्लोर्स आल्सो फंक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल डायफ्राम एलिमेंट दैट ट्रांसफर लेटरल फोर्स टू द लेडर एंड कॉलम। फ्लोर्स होती हैं वो भी क्या काम करती हैं, ट्रांसफर करती हैं लेटरल फोर्सेस। फ्लोर्स आर ट्रांसफर्ड the lateral loads
force are transfer the lateral force to column, लेटरल फोर्स को ट्रांसफर करते हैं। और क्या मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम कंसिस्ट ऑफ बीम एंड कॉलम इन विच बेंडिंग ऑफ दीज मेंबर्स प्रोवाइड द रेजिस्टेंस टू लेटरल फोर्स। इन मेंबर्स के अंदर क्या होता है कि बेंडिंग होती है, वो इन मेंबर्स को क्या रेजिस्टेंस देती है लेटरल फोर्स को कैरी करने में। दे आर टू टाइप्स, मोमेंट रेजिस्टिंग फोर्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इसमें पहला जो हम देखते हैं वो हमारा होता है ऑर्डिनरी मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, पहले को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी मूवमेंट रेजिस्टिंग, और इसको अगर शॉर्ट में लिखें तो क्या लिखेंगे, OMRN। दूसरे जो हमारे होते हैं उसको बोलते हैं हम स्पेशल मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, और इसको हम क्या लिखते हैं SMRL। तो इस तरीके से मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है ऑर्डिनरी मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम और दूसरा होता है हमारा क्या है, स्पेशल मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। उसके बाद हम चलते हैं, ये था हमारा मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा ड्यूअल सिस्टम, फ्रेम प्लस वॉल। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है ड्यूअल सिस्टम क्या होता है। ड्यूअल सिस्टम में पहले तो आता क्या क्या है, ये पता होना चाहिए, वॉल प्लस फ्रेम। ड्यूअल सिस्टम में क्या क्या आता है, फ्रेम और वॉल। अब और क्या कह सकते हैं इसको, हम ऐसे कह सकते हैं फ्रेम या वॉल का कॉम्बिनेशन है, या कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम्स, combination of movement resisting frame and shear walls or shear wall or braced। किसका कॉम्बिनेशन होता है, मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम का और शियर वॉल्स या ब्रेस्ड फ्रेम का। दे शैल बी डिजाइन टू रेजिस्ट द टोटल लेटरल फोर्स इन प्रोपोर्शन टू दियर रिलेटिव रिजिडिटीज, कंसिडरिंग द इंटरेक्शन ऑफ द ड्यूअल सिस्टम एट ऑल लेवल्स। रेजिस्ट द टोटल लेटरल फोर्स, डिजाइन to resist the total lateral force. The movement resisting frame shall be capable of resisting at least 25%। मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम्स हैं वो कितनी होती है उनकी कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग एटलीस्ट 25% ऑफ द टोटल सिस्मिक लेटरल फोर्सेस। अब जो इसमें फ्रेम्स हैं, फ्रेम्स आर रेजिस्ट 25% of total seismic lateral force, total seismic lateral force, टोटल सिस्मिक लेटरल फोर्स को रेजिस्ट कर सकते हैं फ्रेम।
when even wind or any other force governs the design। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं किस पे, ट्यूब सिस्टम पे। ये था हमारा फ्रेम सिस्टम, ये था हमारा कंबाइंड सिस्टम जिसमें हमने क्या क्या देखा, फ्रेम और शियर वॉल को देखा। ठीक है, इसके अंदर ड्यूल सिस्टम। अब उसके बाद हम चलते हैं हमारा तीसरा जो सिस्टम है, नेक्स्ट सिस्टम है हमारा, वो है ट्यूब सिस्टम। Tube system. The tube is the name given to the system where in order to resist lateral forces, a building is designed to act like a three-dimensional hollow tube and the system was introduced by फौजलर रहमान खान। देखो सबसे पहले क्या है, ट्यूब सिस्टम होता क्या है, तो ट्यूब सिस्टम क्या होता है, बिल्डिंग इज डिजाइन टू एक्ट लाइक ए थ्री डायमेंशनल होलो ट्यूब। बिल्डिंग act like a three dimensional hollow tube। जैसे एक बिल्डिंग दिखेगी, ये थ्री डायमेंशनल hollow tube की तरह दिखेगी, और ये रेजिस्ट करेंगे किसको, लेटरल फोर्स को। और ये सिस्टम, दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, this system was introduced by, किसने इंट्रोड्यूस कराया था, ये कराया था फैजलर रहमान खान। फैजलर रहमान खान। The system can be constructed using steel, concrete or composite material. It constructed using steel and concrete and composite materials। Next, in the simplest form of the tube, the perimeter of the exterior consists of closely spaced columns that are tied together with deep beams form a rigid frame that amounts to a dense and strong structural wall along the exterior of the building। Exterior walls of the building shows a tube system when all the columns rigidly connected with deep beams। एक्सटीरियर वॉल्स हैं, वो कैसा बिहेव करती हैं, एक्सटीरियर वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग शोज ए ट्यूब सिस्टम व्हेन ऑल द कॉलम्स रिजिडली कनेक्टेड टू द डीप बीम्स। तो इस तरीके से हमने देखा आज कि कौन कौन से सिस्टम होते हैं, किस तरीके से हमने देखा कि वर्टिकल और लेटरल जो लोड रेजिस्टिंग एलिमेंट होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शेयर लैग फैक्टर या बंडल ट्यूब सिस्टम। इस ट्यूब सिस्टम का ही कॉम्बिनेशन है जो आगे हम पढ़ेंगे, बंडल ट्यूब सिस्टम। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।